सूद कंज्यूमेबल चीज़ों में होता है, ये यूजेबल चीज़ों में नहीं होता। बैंक वाले कहते हैं हम खरीद देते हैं, हम आपको किस्तों पे दे देंगे। वो किस्तें जो है 15 साल में पूरी होंगी, लेकिन किराया वो कीमत 15 लाख बन जाएगी उसकी। ये सूद है, निरा सूद, चिट्टा सूद। इसको मैं किसी सूरत में जायज़ नहीं कह सकता। इस्लामी बैंक का उधार और चाहे दूसरे बैंकों का उधार से बचो। उधार कोई राहत नहीं। ठीक है, इस्लामी बैंकों का अब देखो, कारोबार बढ़ाना है, अपने पैसे से बढ़ाओ, कर्जे लेकर कारोबार मत बढ़ाओ। चाहे वो कर्जा बगैर सूद के हो, चाहे सूद का, तो बिल्कुल ही काम गलत हो गया। इस्लामिक बैंक वाले जो कर रहे हैं वो प्रॉफिट दुरुस्त है। मैंने बाकायदा यदि इनके साथ मीटिंग्स की हैं, मैंने इनकी एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, पूरी तहकीक करने के बाद इस रिजल्ट पे पहुंचा हूं कि जो इस्लामिक बैंक हैं वो मनी अगेंस्ट गुड्स के मुताबिक चल रहे हैं। दो चीजें दीन के मुताबिक को बैंक करे तो पहले सलामी होंगी, या मुजारबत करे या मुशारकत करे। मुजारबत क्या है, पैसे दे दे वो बैंक को एक आदमी, और वो कहे यार जो नफा होगा ना इस हिसाब से तकसीम कर देंगे, अगर नुकसान होगा तो मेरा ही होगा। और तुम शराकत है कि बैंक भी कुछ पैसे लगाए या आदमी भी लगाए, उसमें नफा नुकसान दोनों होता है कि नफा होगा तो हम इस हिसाब से तकसीम करेंगे, अगर नुकसान हो जाएगा तो फिर दोनों पार्टियां तरफ है। ये दो चीजें जब तक ये नहीं होगी उसका नाम इस्लामी बैंक रखें या खुदा रखें, सब फ्रॉड है, धोखा देने का तरीका है, उसी सूद पर लेबर लगा देते हैं। दूसरा कुछ ऐसा कैसा पॉसिबल है कि एक बंदे ने पैसे रखे हुए हैं और उसको हर मंथ प्रॉफिट ही मिल रहा है? कि अगर तो इस्लामिक बैंक आपसे इंस्टॉलमेंट मिस होने पे पेनल्टी डाल रहा है, वो पेनल्टी हराम है। का लोन लेंगे, जब उनको वापस करेंगे तो सिर्फ 10 लाख रुपए ही दें। देखिए, कोई भी बैंक उठ के नहीं कह सकता कि मैं एक इस्लामिक बैंक हूँ। देखें, इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम इतना पुराना नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू येट अनदर पॉडकास्ट। और जैसे कि हर पॉडकास्ट में हम किसी ना किसी टॉपिक को डीबंक करके उसे समझने की कोशिश करते हैं, उसी तरह से आज भी हमने ऐसे ही एक टॉपिक को चूज़ किया है और ये टॉपिक है इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम रवायती यानी कन्वेंशनल बैंकिंग सिस्टम से कितना सिमिलर है और कितना डिफरेंट। क्या ये दोनों एक ही सिक्के के दो रुख तो नहीं? इसी मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे पास दोबारा से अली असद मौजूद हैं। वेलकम अली असद। थैंक यू लगता है फॉर हैविंग मी ऑन द शो। हाँ, तो आई थिंक वी शुड गो स्ट्रेट टू द टॉपिक। तो जो पहला इस टॉपिक के ऊपर मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि ये इस्लामिक बैंकिंग का जो निज़ाम है, ये क्या हमेशा से राइज है या ये वाला कॉन्सेप्ट बाद में इंट्रोड्यूस हुआ है? देखें, इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम इतना पुराना नहीं है। ये 60 और 70 की दहाई में ये वजूद में आया है, स्पेशली तब कि जब खलीजी रियासतों से जब तेल के ज़खायर निकले, उनकी इकॉनमी के अंदर जब पैसा आया, तो वो पैसा वो चाहते थे किसी शरई तौर के ऊपर इस्तेमाल किया जा सके, जो कि इंटरेस्ट फ्री हो, सूद से पाक हो। उस सूद से बचने के लिए इस्लामिक बैंक उनको क्रिएट करना पड़ा, और जिसको फॉलो किया पाकिस्तान ने भी, इंडिया ने भी। जहाँ पे भी मुसलमान कम्युनिटी एग्जिस्ट करती है, उन्होंने वही मॉडल फिर फॉलो करना शुरू किया। ओके, ठीक है, इंटरेस्टिंग। अच्छा, इसी टॉपिक के ऊपर एक मेरा और सवाल है, वो ये है कि ज़ाहिर है कि इस्लामिक बैंकिंग में इस्लाम का वर्ड उसके साथ जुड़ा हुआ है कि ये इस्लामिक बैंकिंग है। तो वो कौन से ऐसे रूल्स हैं या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं या कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि उस बैंक को इस्लामी बनाते हैं? ठीक है। अच्छा सवाल है। देखिए, कोई हाँ। भी बैंक उठ के नहीं कह सकता कि मैं एक इस्लामिक बैंक हूँ, क्योंकि एक बैंक इस्लामिक तब बनता है जब वो एक रूल्स फॉलो कर रहा है और वो रूल्स शरिया के होते हैं। अगर किसी बैंक ने अपने आप को बोलना है कि वो इस्लामिक बैंक है, तो वो उनके पास एक शरिया बोर्ड होता है कि जहाँ पे उस सोसाइटी के मशहूर स्कॉलर्स होते हैं, वो फतवे जारी करते हैं कि इस बैंक के साथ अगर आप अपने मामलात करेंगे लेन-देन का, तो ये बिल्कुल हलाल होगा, क्योंकि ये बैंक हलाल बिज़नेसेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये ऐसे बिज़नेसेस में इन्वेस्ट नहीं करते कि जो कि गैर इस्लामी हो, इमोरल हो, जैसे कि वो आपका पैसा लेके सिगरेट के बिज़नेस में इन्वेस्ट करें, अल्कोहल के बिज़नेस में इन्वेस्ट करें। तो इस्लामिक बैंक ऐसे नहीं करते, बिल्कुल प्रोहिबिट होता है। वो सिर्फ रियल इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, रियल बिज़नेसेस में करते हैं जो कि हलाल हो।
तो इस्लामिक बैंक के लिए ज़रूरी होता है कि वो सारे शरिया कंप्लायंस फॉलो करें और उसकी जो ओवरसी करते हैं वो शरिया बोर्ड करता है। ठीक है, चलो ये तो पॉइंट आ गया। लेकिन जैसे कि हम सबको पता है कि जो एक रिवायती बैंकिंग का निज़ाम है उसमें सूद का जो एक मसला है वो तो चल रहा होता है, इंटरेस्ट जिसको बोलते हैं या मार्कअप जिसको वो नॉर्मली कह रहे होते हैं। तो क्या इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम में भी ये सूद इन्वॉल्व है? और अगर इन्वॉल्व नहीं है, तो इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम अपना प्रॉफ़िट कैसे बनाता है? क्योंकि इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम मेरे इल्म के मुताबिक एक नॉन प्रॉफ़िट ऑर्गनाइज़ेशन तो है नहीं है, एनजीओ नहीं है। तो ये एज़ अ बिज़नेस अपना प्रॉफ़िट कैसे क्रिएट करते हैं? ये इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हो? हाँ, ये काफ़ी अच्छा सवाल है क्योंकि बैंक्स जो होते हैं वो प्रॉफिट ओरिएंटेड एक इंस्टीट्यूट है, एक इदारा है कि जिसके पास आप जाते हैं, पैसे लेते हैं, अपने कारोबार में आप उसको यूज़ करते हैं और हुँ, और उसके बाद इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट बेस आप उनको रिटर्न करते हैं। लेकिन हुँ, जब इस्लामिक बैंकिंग की बात आती है, तो जब हम ये नाम सुनते हैं कि इस बैंक के साथ हम जो भी मामलात करेंगे वो इंटरेस्ट फ्री होंगे, तो हमें ऐसा लगता है कि अगर हम इनसे 10 लाख रुपए का लोन लेंगे, जब उनको वापस करेंगे तो सिर्फ़ द 10 लाख रुपए ही देंगे, कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन हुँ, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जब आप इस्लामिक बैंकिंग के अंदर जाते हैं, उनको बोलते हैं कि मैंने गाड़ी खरीदनी है, 10 लाख रुपए की है, तो मुझे पैसे दें। वो बोलेंगे हम आपको पैसे नहीं देंगे, हम आपको गाड़ी खरीद के देंगे, अब आप गाड़ी इस्तेमाल करो, आप बताओ आप ये पैसे कब रिटर्न करोगे गाड़ी के? वो हुँ, बोलेगा मैं आपको 2 साल में रिटर्न कर दूँगा। तो बैंक बोलेगा ठीक है 2 साल की इंस्टॉलमेंट 10 लाख रुपया जो आपने प्रिंसिपल अमाउंट रिटर्न करनी है वो पर मंथ इतनी अमाउंट बनती है। ये हुँ, आपने करनी है प्लस क्योंकि अभी तक आपने गाड़ी की फुल अमाउंट वापस नहीं की हमें, इसलिए हम गाड़ी के ओनर हैं, तो आप तब तक इसका रेंट भी पे करोगे। ठीक है? अच्छा। तो उस रेंट को इस्लामिक बैंकिंग ये समझते हैं कि ये हलाल वे है, आप इस तरह से आप प्रॉफ़िट गेन कर सकते हो। तो इस तरह से अगर आपने 10 लाख रुपए की गाड़ी ली है बैंक से, तो 2 साल के बाद अगर आप वापस बैंक को सारी नेट अमाउंट वापस करोगे, तो आप 14 लाख रुपए करोगे। जो 4 लाख रुपए एक्स्ट्रा होगा, वो ये बोलेंगे ये इसका प्रॉफ़िट है, ये इसका रेंट है, जो ये आपसे लेंगे। हुँ, ठीक है। लेकिन अगर आप यही अपने मामलात कन्वेंशनल बैंक के पास जाओ, उसको बोलो मैंने गाड़ी खरीदनी है, वो आपको बोलेंगे ठीक है, आप गाड़ी खरीद लो, ये लो 10 लाख रुपए, 2 साल के बाद आप मुझे सारे पैसे वापस कर देना पर मंथ की इंस्टॉलमेंट में, उसके साथ इतनी इंटरेस्ट रेट भी आपके ऊपर पड़ेगा और 2 साल के बाद वो भी 14 लाख रुपए बनता है। तो बज़ाहिर लगता है ऐसा ही है कि कन्वेंशनल बैंक भी और जो इस्लामिक बैंक है, दोनों के एंड रिज़ल्ट बिल्कुल सेम है, तो उसमें कोई फ़र्क बज़ाहिर कुछ आता नहीं है नज़र। हुँ। ओके देन। ओके, वेट। आप ये कह रहे हो कि कन्वेंशनल बैंकिंग में अगर आप 10 लाख लो, तो ज़ाहिर है इंटरेस्ट डाल के आप उनको फॉर एग्ज़ाम्पल 20% रेट के लिहाज़ से आप 12 लाख रिटर्न करोगे, ठीक है? हुँ, लेकिन इस्लामिक बैंकिंग में भी आप 12 लाख ही रिटर्न करोगे, लेकिन वो उस इंटरेस्ट को रेंट बोल देंगे। येस, तो एंड रिज़ल्ट तो सेम ही हो गया ना? मतलब कि येस। उधर भी 12 लाख दिए, उधर भी 12 लाख दिए। यहाँ पे उन्होंने कह दिया रेंट है, वहाँ पे कह दिया प्रॉफ़िट। अच्छा ठीक है अली, मुझे इस आंसर की तो समझ आ गई है कि जो इंटरेस्ट है और जो रेंट है वो इन द एंड अमाउंट तो सेम ही बन जाती है दोनों केसेस में। लेकिन इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट है कि वो जब आप किसी कन्वेंशनल बैंक के पास जाओ और आप उनसे लोन डिमांड करो, तो जब आप उनको रिटर्न कर रहे होते हैं इंस्टॉलमेंट में, तो अगर आपसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इंस्टॉलमेंट मिस हो जाए, तो बैंक आपको उस मिस्ड इंस्टॉलमेंट की पेनल्टी डालता है और वो पेनल्टी होती है एक्स्ट्रा अमाउंट की शक्ल में। तो क्या इस स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर इस्लामिक बैंकिंग का रवैया कुछ मुख्तलिफ है या वो भी पेनल्टी डालते हैं? ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल है क्योंकि इस्लामिक बैंक भी पेनल्टी डालते हैं क्योंकि हुँ, आपने देखना ये है कि अगर वो पेनल्टी ना डालें, तो वो अपना बैंक का बिज़नेस रन कैसे करेंगे? हुँ, उन्होंने भी अपने सेविंग अकाउंट होल्डर्स को प्रॉफ़िट देना होता है। अब इस पे स्कॉलर्स ये बोलते हैं कि अगर तो इस्लामिक बैंक आपसे इंस्टॉलमेंट मिस होने पे पेनल्टी डाल रहा है, वो पेनल्टी हराम है। क्यों हुँ, हराम है? क्योंकि आप ज़ायद का मुतालबा कर रहे हो। आपके पास एक कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है कि आपकी इंस्टॉलमेंट ये है, आपका रेंट ये है। किसी महीने अगर आपका रेंट मिस हो गया, आप उसको अगले महीने दे दोगे, ठीक है? हुँ, लेकिन आप उस महीने की पेनल्टी उसके ऊपर क्यों डाल रहे हो? ये बिल्कुल हराम है इस्लाम की नज़र में। तो ये हुँ, सूद आता है।
तो जब ये सूद आता है, अब इसके ऊपर कुछ इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, वो ये बोलते हैं कि चलो इसको इंटरप्रिटेट करने की कोशिश इस तरह से करते हैं, हम रिलेट कर सकें इस मॉडर्न इकोनॉमी के अंदर। वो ये हुँ, बोलते हैं बेशक ये अगर सूद भी है, ये सूद बैंक उसको अपने ज़ाती मफ़ाद के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा। क्योंकि ओके। क्योंकि हदीस मिलती है और कुरान में भी आता है कि अल्लाह और रसूल जंग करते हैं उसके खिलाफ जो कि सूद खाता है। हुँ, तो बैंक वो सूद नहीं खाएगा, बल्कि वो वाले पैसे खैरात में और सदक़े में वो उधर दे देगा, गरीबों को दे देगा। इस तरह से बैंक सालाना करोड़ों रुपए सदका खैरात करता है सूद के पैसों का, जिसके ऊपर भी काफ़ी इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, वो ये बोलते हैं कि आप सूद के पैसों के साथ किसी के लिए सदका खैरात नहीं कर सकते। ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल है। अच्छा। अच्छा, इस पे मेरा एक छोटा-सा कमेंट भी है, वो ये है कि अ, आप एक ऐसे बंदे से पैसे लेके आगे से सदका खैरात करें जो कि खुद मजबूर है, क्योंकि वो खुद इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाया, तो मतलब ये है कि वो उसके पास खुद पैसे नहीं हैं। तो आप एक ऐसे बंदे से पैसे ले रहे हो जो कि खुद देने के काबिल नहीं है और आपने वही पैसे लेके आगे से सदका खैरात भी कर दिया, तो ये कोई बात और ये मतलब ज़ुल्म है। तराजू में ठीक नहीं ये बैठती है। क्लासिक डेफिनेशन है ज़ुल्म की कि एक बंदा दे नहीं पा रहा और उसके ऊपर आप पेनल्टी भी डाल रहे हो और ये बोल रहे हो हुँ। कि ये जो पेनल्टी के पैसे हैं हम सदक़े में दे देंगे। तो ये तो ज़ुल्म है। हाँ, एग्ज़ैक्टली। ठीक है, अच्छा चलो एक तुमने इसी बात के दौरान एक चीज़ का ज़िक्र किया सेविंग्स अकाउंट। हुँ, अब जब आप किसी कन्वेंशनल बैंक के पास जाके एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करो और आप एक सर्टेन अमाउंट उनके पास आप सेव कर दो, तो उसी अमाउंट के ऊपर आपको हर मंथ प्रॉफ़िट मिलता है और वो जैसे कि हम सबको पता है वो प्रॉफ़िट ही मिलता है, लॉस कभी नहीं होता उसके ऊपर, आपको हुँ, प्रॉफ़िट ही मिलता है। हुँ। तो क्या बैंकिंग जो है, इस्लामिक बैंकिंग जो है, उसमें भी आपके पास सेविंग्स अकाउंट का ऑप्शन है? और अगर है तो क्या उसमें भी सिर्फ़ प्रॉफ़िट ही होता है या उसमें प्रॉफ़िट और लॉस दोनों शेयर होते हैं? ये भी अगेन कंट्रोवर्शियल है क्योंकि हुँ, सेविंग अकाउंट का कॉन्सेप्ट इस्लामिक बैंकिंग में भी होता है। आप वहाँ हुँ, पे जाएँ और वहाँ पे अगर आप 1 लाख रुपए आप सेविंग अकाउंट में रख देते हैं और हुँ, आपको हुँ, 5% प्रॉफ़िट मिल रहा है हर मंथ, तो वो आपको हुँ, हर मंथ ही मिलेगा। वो उस पे वो प्रॉफ़िट मार्जिन रख देते हैं कि जैसे 5 से 10% प्रॉफ़िट मार्जिन होगा, जितनी भी एट द एंड मतलब वो बैंक ने कहीं न कहीं जाके इन्वेस्ट करना है ना, उस हुँ, इन्वेस्ट से जो प्रॉफ़िट निकलेगा वो प्रॉफ़िट रेशियो अपने तमाम सेविंग अकाउंट के कस्टमर के साथ वो शेयर करेगा। लेकिन ओके, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी कस्टमर की जो अपनी प्रिंसिपल अमाउंट है वो कम हो गई हो सेविंग अकाउंट में रख के, ऐसा नहीं होता। तो इसके ऊपर भी जो स्कॉलर्स हैं वो ये बोलते हैं ऐसा कैसा पॉसिबल है कि एक बंदे ने पैसे रखे हुए हैं और उसको हर मंथ प्रॉफ़िट ही मिल रहा है। क्योंकि हुँ, बिज़नेस क्योंकि जो इस्लामिक बैंकिंग के जो प्रिंसिपल है उसमें तो ये है ना कि आप प्रॉफ़िट और लॉस दोनों शेयर करते हो। हुँ, तो मैंने एटलीस्ट अपने एक्सपीरियंस में ऐसे लोग नहीं देखे कि जिन्होंने इस्लामिक बैंक के सेविंग अकाउंट में पैसे रखे हों और उनको कभी लॉस हुआ हो, यानी कि उनके जो एक्चुअल प्रिंसिपल अमाउंट है वो कभी कम हुई हो, वो नहीं होती। हुँ, और यही सेम मामला कन्वेंशनल बैंक में भी होता है। आप कन्वेंशनल बैंक में पैसे रखें, आपके वो प्रिंसिपल अमाउंट कभी कम नहीं होगी, उसके ऊपर कंपाउंड पैसे आपके बढ़ते रहते हैं। तो यही कंपाउंड पैसे सेविंग बैंक इस्लामिक बैंक में भी वो बढ़ते रहते हैं। तो इसके ऊपर कंट्रोवर्सी है कि ये इस्लामिक प्रिंसिपल फॉलो नहीं कर रहे। ओके, ठीक है। चलो ये तो मुझे इस टॉपिक की थोड़ी-सी समझ आ गई। इसके अलावा जो मेरा एक नेक्स्ट सवाल है, वो ये है कि ज़ाहिर है कि हम सबको पता है कि जो बैंकिंग सिस्टम में जो बैंक्स हैं, वो आपका पैसा आगे इन्वेस्ट करते हैं कंपनीज़ में, ठीक है? कन्वेंशनल बैंक्स भी इन्वेस्ट करते हैं, तो क्या जो इस्लामिक बैंक्स हैं, वो भी इन्वेस्ट करते हैं? और अगर इन्वेस्ट करते हैं, तो वो किस तरह की कंपनीज़ में इन्वेस्ट करते हैं? देखो बैंक के पास जो पैसा आता है, एक तो आता है सेविंग अकाउंट पे जितने भी कस्टमरों ने अपना पैसा रखा हुआ है, वो बैंक उस पैसे को यूज़ करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब हुँ, देखें बैंक भी ये एक ना बिज़नेस ओरिएंटेड आप कह लें इदारा है, हुँ, इंस्टीट्यूट है, एंटरप्राइज़ है। वो कभी भी ऐसे बिज़नेस के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करेगा जहाँ पे उसको ये लगे कि यहाँ पे हाई रिस्क है या यहाँ पे मतलब मुझे लॉस हो सकता है। वो हुँ, उन्हीं एस्टेब्लिश्ड बिज़नेसेस पे ही इन्वेस्ट करता है, जहाँ पे उसको श्योर होता है कि मुझे प्रॉफ़िट होना ही होना है, ठीक है? वो ओके, उस कंपनी के डिविडेंड्स वग़ैरह लेना शुरू कर देता है। मुख़्तलिफ़ मतलब फ़ाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उसको यूज़ करके वो प्रॉफ़िट गेन करना शुरू शुरू कर देते हैं। लेकिन अब इस पे सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि एक ना अक्सर एक
कमेंट किया जाता है इस्लामिक स्कॉलर की तरफ से कि जो इस्लामिक बैंकिंग का जो इकोनॉमिकल मॉडल है, उस मॉडल में ये बिज़नेसेस को प्रमोट करते हैं। ठीक है, वो रियल बिज़नेसेस के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन ये कभी भी स्टार्टअप्स पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, कभी भी ऐसे बिज़नेस पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे जो कि अभी नया-नया बना हो। ठीक है, अगर वो करेंगे भी, वो अपना सरमाया को पहले सेव करेंगे। उसको बोलेंगे कि तुम अपना कोलैटरल डैमेज मेरे पास रखवाओ, तुम अपनी कोई ज़मीन गिरवी रखो, तुम कोई ज्वेलरी मेरे पास रखो। एटलीस्ट जो मेरा अपना सरमाया है, अगर तुम्हारा बिज़नेस लॉस होता है, तो मुझे नुकसान ना हो। तो यहाँ पे कंट्रोवर्सी आती है कि वो ये बोलते हैं कि यार तुम बिज़नेस में प्रॉफ़िट लॉस कैसे शेयर कर रहे हो कि जबकि तुम तो अपने आप को तो पहले सेव कर रहे हो और अगले का जब नुकसान हो रहा है, ठीक है, वो तो सारा उसके ऊपर आ गया। मतलब रिस्क जो है वो अगले के ऊपर वो जाता है। तो बैंक किसी भी बिज़नेस के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करेगा तब तक जब तक वो अपना कोलैटरल डैमेज ना शेयर करते बैंक के साथ। ओके, ठीक है। इसके अलावा सॉरी मैं एक लाइन और ऐड करूँगा। ज़्यादातर जो इस्लामिक बैंक हैं वो उन टॉप बिज़नेसेस के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं कि जहाँ पे श्योरिटी होती है कि यहाँ से प्रॉफ़िट आना ही आना है। जैसे कि वो कोक की कंपनी में इन्वेस्ट कर देंगे, यूटिलिटीज़ में इन्वेस्ट कर देंगे, यानी कि ऐसी कंपनीज़ जो कि हमारी इकोनॉमी के अंदर वो ऑक्सीजन है। कोक हर किसी ने पीनी है, बिजली हर किसी ने इस्तेमाल करनी है, ठीक है? टेलीफ़ोन हर किसी ने यूज़ करना है, यूफ़ोन, टेलीना, जैज़ वगैरह। तो ये ऐसी कंपनीज़ होती हैं कि जो इतनी ग्रो हो चुकी होती हैं जो कि मज़ीद अब ग्रो नहीं हो सकती। जब मैं बोलता हूँ कि मज़ीद ग्रो नहीं हो सकती, उसका मतलब ये है कि वो मज़ीद इनोवेशन ही लेके आ रहे हैं। वो वही चीज़ ही सेल कर रहे हैं बार-बार और उसी का प्रॉफ़िट जब उसका प्रॉफ़िट आता है, तो वो प्रॉफ़िट तमाम अपने जितने भी शेयर होल्डर होते हैं उसके साथ वो शेयर कर देते हैं, जिसको ये बोलते हैं ये डिविडेंड है। ठीक है? तो ये एक क्रिटिक होती है कि यहाँ पे चूँकि इस्लामिक बैंक स्टार्टअप्स पे इन्वेस्ट नहीं कर रहा, तो यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप की जो स्पिरिट है वो लैक करती है। एक और जो मेरा तुम्हारे से सवाल है वो ये है कि ज़ाहिर है कि जैसे अभी तुमने ज़िक्र किया कि जब आपके पास लिक्विड मनी होता है, तो आपके पास लिबर्टी आ जाती है चीज़ों को परचेज़ करने की, आप कुछ भी परचेज़ कर सकते हो, ठीक है? और क्योंकि अब हमारी जो इकॉनमी है वो एक ग्लोबल इकॉनमी बन चुकी है, वर्ल्ड एक ग्लोबल बन बन चुका है। तो आप अपनी जो प्रॉपर्टी है या फिर कोई भी एसेट है वो अक्रॉस द वर्ल्ड आप परचेज़ कर सकते हो, ठीक है? या ऑनलाइन आप रिमोटली कहीं पे परचेज़ कर सकते हो। आपकी जो फिज़िकल प्रेज़ेंस है उस एसेट की वो कि उस बैंक की ज्यूरिसडिक्शन से बाहर भी हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ आई वांट टू बाय अ प्रॉपर्टी इन दुबई और मैं जाता हूँ मीज़ान बैंक के पास और मीज़ान बैंक दुबई में एग्ज़िस्ट नहीं करता, तो हाउ एम आई सपोज्ड टू एक्सपेक्ट कि जो मीज़ान बैंक है वो मुझे दुबई की प्रॉपर्टी परचेज़ करके देगा? ठीक है? तो इस स्पेसिफिक क्राइटेरिया को इस्लामिक बैंकिंग किस तरह से कवर करता है? देखिए ये अगेन एक लिमिटेशन में आता है, एक क्रिटिक में आता है इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम के ऊपर कि जिस हुँ, पे वो ये बोलते हैं कि इस्लामिक बैंक आपके साथ पार्टनरशिप करता है आपके बिज़नेस को एक्सपेंड करने के लिए। लेकिन अगर आप हुँ, बिज़नेस एक्सपेंड करना चाह रहे हो बियॉन्ड टेरिटरीज़, तो अगर उस टेरिटरी के अंदर उस बैंक की प्रेज़ेंस नहीं है, तो वो वहाँ पे आपके बिहाफ़ पे बिज़नेस नहीं कर सकता। उसके लिए वो बहुत मुश्किल है, ठीक है? हुँ, मैं हुँ, अगर पंजाब में बैठा हुआ हूँ और मेरे रियल एस्टेट का बिज़नेस है और इस्लामी बैंक के साथ ही मैं अपनी मामलात कर रहा हूँ क्योंकि उसकी प्रेज़ेंस वहाँ पे है। मैं उसको कहता हूँ कि मैं अब इंग्लैंड के अंदर अपना या दुबई के अंदर मैं यही बिज़नेस एक्सपेंड करना चाहता हूँ, तो मुझे ना सरमाया चाहिए। ठीक है? हुँ, इसमें पाकिस्तान का भी फ़ायदा होगा, सबका फ़ायदा होगा। तो वो बैंक बोलता है यार वो तो ठीक है लेकिन इस्लामिक जुरिस्डिक्शन के मुताबिक मैं आपको पैसे ही नहीं दे सकता। मैं आपको वो चीज़ खरीद सकता हूँ, ठीक है? यानी कि उसकी ओनरशिप ले वो आपको मैं दे सकता हूँ दिलवा के, लेकिन अगर वहाँ पे उसकी प्रेज़ेंस ही नहीं है तो वो कैसे जाएगा? हुँ, ठीक है? तो ये एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है कि जब आपने अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करना है बियॉन्ड योर टेरिटरीज़, उसके लिए जो सबसे हेल्पफुल चीज़ है वो लिक्विड एसेट है। जब आपके पास डॉलर्स होंगे, आप उस डॉलर्स को यूज़ करके आप दुबई में प्रॉपर्टी ले लो, आप चाइना में प्रॉपर्टी ले लो, जहाँ मर्ज़ी ले लो क्योंकि वो ग्लोबल मनी है वो वाली। उसकी एक हुँ, वैल्यू है जो कि हुँ, हर ट्रेडर, हर मार्केट उसको एक्सेप्ट करती है। तो हुँ, मेरे ख़्याल से मेरा इसमें अपना ज़ाती ओपिनियन है कि इस्लामिक बैंकिंग को चाहिए कि लोन ऑन मनी जो होता है उसको देने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए क्योंकि वो हेल्प करता है बिज़नेस को एक्सपैंड करने में। वरना हुँ, अगर आप लोन ऑफ मनी नहीं देंगे लोन ऑन मनी
तो वो बिज़नेस एक्सपैंड नहीं कर सकता, उसमें बहुत हैसल आ सकते हैं। तो आप यही हम्म देखें कि मॉडर्न इकोनॉमी कि जिसके अंदर स्टॉक मार्केट है, देखें पर डे के लिहाज से स्टॉक मार्केट में बिलियन ऑफ डॉलर्स की एक्सचेंज हो रही है, तो बिलियन ऑफ डॉलर्स की वैल्यू का जो सरमाया होता है वो एक क्लिक के ऊपर एक्सचेंज हो रहा होता है। तो हम्म अगर ये चीज़ अगर इस्लामिक बैंक अगर फॉलो कर लें तो मेरे ख्याल से काफ़ी फ़ायदा हो सकता है बिज़नेसेस को भी और इकोनॉमी को भी। बस थोड़ा-सा मुझे लगता है गौर फ़िक्र की ज़रूरत है कि मॉडर्न इकोनॉमी के साथ जो इस्लामिक इकोनॉमी है वो कैसे लिंक करे। ओके, ठीक है। और आई आई थिंक इसमें बस ज़िम्ना ने एक जो मेरी तरफ से एक और पॉइंट भी है वो ये है कि ज़ाहिर है कि जो बैंकिंग सिस्टम है उसने ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस को मज़ीद बेहतर करना होता है, ठीक है? और लिक्विड मनी तो ज़ाहिर है कि उसकी ट्रांसलेशन आप वर्ल्ड में कहीं पे भी कर सकते हो, वो पैसा कन्वर्ट होके दूसरे मुल्क की करेंसी में चेंज हो जाएगा और आपके लिए बिज़नेस करने में आसानी होगी। लेकिन और दूसरा ये कि अगर आपको बैंक कोई प्रॉपर्टी या कोई एसेट खरीद के दे रहा है, तो उसमें फ़ॉर्मेलिटीज़ और कम्प्लेक्सिटीज़ बढ़ जाती हैं। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है या कोई बिज़नेस खरीदना है और अगर बैंक भी उसमें घुस गया है खरीदने के लिए, तो मेरे हाथ से लिबर्टी छिन गई। अब मैं बैंक का वेट करूँगा कि वो कब खरीदेंगे, कि वो कोई लॉ खरीदेगा का मसला वो, या फिर मुझे या फिर किराया देना पड़ेगा, वो हाँ, अलग हैसल होगा, हाँ। तो लॉट ऑफ वो पेपर ज़ाहिर है वर्क। कि वो बिज़नेसेस ऐसी चीज़ को अडैप्ट नहीं करेंगे जब तक कि उसमें आसानी ना हो। ठीक है। हुँ, अच्छा चलो ये तो हमने मतलब बैंकिंग सिस्टम और जो कन्वेंशनल बैंकिंग सिस्टम है और इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम है उसके कुछ जो पॉइंट्स हैं उनको हमने कंपेयर कर लिया कि दोनों में किस तरह से चीज़ें वर्क कर रही हैं और कैसे वो। अब शुरू में जैसे हमने एक बात की थी कि जो रेंट है इस्लामिक बैंकिंग में जिसको रेंट कहते हैं और कन्वेंशनल बैंकिंग में जिसको प्रॉफ़िट या इंटरेस्ट कहते हैं। इंटरेस्ट तो मार्कअप। हाँ, तो इस इंटरेस्ट और रेंट में एक तो चलो ये कि इन द एंड हम सेम ही अमाउंट पे कर रहे हैं। तो क्या जो वो जो रेंट लेता है जो इस्लामिक बैंक है, क्या वो इस इंटरेस्ट से कुछ कम होता है परसेंटेज में? या फिर उतना ही होता है? जैसे मैंने मिसाल दी कि इधर भी आप 12 लाख दे रहे हो 10 की बजाय उधर भी 12 लाख दे रहे हो। तो क्या जो इस्लामिक बैंक है वो 12 की बजाय 11 लाख लेता है या फिर वो सेम ही अमाउंट लेता है तकरीबन? वैसे इसके ऊपर ना काफ़ी ज़्यादा क्रिटिक है कि इस्लामिक बैंक्स क्या करते हैं, इस्लाम का लेबल यूज़ करके मुसलमानों को वही प्रोडक्ट महंगे दामों बेचते हैं, उनसे महंगा रेंट वसूल करते हैं, यानी कि एंड के ऊपर नेट मनी जितना वसूल करेंगे वो कन्वेंशनल बैंक से ज़्यादा वसूल करते हैं। उसकी एक वजह ये भी है कि इस्लामिक बैंक के पास जो अपना सरमाया है उसके पीछे हुँ, जो बैक है वो भी इंटरेस्ट मनी से ही आ रहा होता है, ठीक है? हुँ, तो बैंक क्या करता है, इंटरेस्ट मनी पे करता है और उस मनी को आपको देता है और ये बोलता है कि मैं अब आपसे रेंट लूँगा। मतलब उसके ऊपर कमीशन वो डाल लेता है, ठीक है? तो बैंक के पास काफ़ी सोर्स ऑफ मनी होता है। एक सोर्स ऑफ मनी सेविंग अकाउंट से आ रहे होते हैं। एक सोर्स ऑफ मनी बैंक का अपना वो फाइनेंशियल सिस्टम होता है कि जिसमें इंटरेस्ट से उनके पास पैसे आते हैं। तो मैं बस आपको ना एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, स्क्रीन हुँ, शेयर हुँ, करके, कि अगर आपने घर एक मॉर्गेज में लेना है इस्लामिक बैंकिंग से और वही घर अगर आप कन्वेंशनल बैंकिंग से लो, तो कौन-सा सिस्टम आपको ज़्यादा बेनिफिट देगा, ठीक है? ओके। हुँ। तो देखते हैं कि कौन-सा सिस्टम ज़्यादा बेहतर है। तो मैं बस आखिर में ये स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ। बस मुझे बताएँ अगर मेरी स्क्रीन आपको नज़र आती है तो। Yes, I can see it. ओके, सो ये मेरे पास एक कैलकुलेटर है, ठीक है? ओके। मीज़ान बैंक का, और यहाँ पे मेरे पास कैलकुलेटर है ये अलाइड बैंक का। तो अलाइड बैंक का ये होम मॉर्टगेज का जो कैलकुलेटर है, ये कन्वेंशनल बैंकिंग का है, ये इस्लामिक बैंकिंग है। हुँ, तो पहले देखते हैं इस्लामिक बैंकिंग में अगर मैंने एक घर खरीदना है, जिसकी मालियत 1 करोड़ रुपया है, अगर ये मैं बैंक से जाके मुतालबा करूँ, तो मुझे एंड पे कितने पैसे बैंक को एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे? हुँ, तो मैं बोलता हूँ मैं एक सैलरीड पर्सन हूँ, मैंने घर खरीदना है, टेन्योर मेरा है 10 साल का, हुँ, ठीक है? पेमेंट प्लान यूएमआई, और मैं बोलता हूँ कि 1 करोड़ की उस घर की मालियत है, तो यहाँ पे मैंने लिखना है वो डिज़ायर्ड अमाउंट जो कि बैंक मुझे फाइनेंस करेगा,
ठीक है, यानी कि मुझे लेंड करेगा, उस घर को खरीदने में हेल्प करेगा। तो इस्लामिक बैंक कहता है, बल्कि सारे बैंक ये कहते हैं कि जितनी की घर की मालियत है, हम उतना 100% कैपिटल आपको नहीं देंगे, हम आपको 70% 80% देंगे, ठीक है। और मिज़ान बैंक मैक्सिमम आपको 70% देता है। तो 1 करोड़ का 70% 70 लाख हो गया, तो ये हम सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर देखते हैं थोड़ा डिटेल में जाके कि ये देखें, 30 लाख रुपया आपने दिया, 70 लाख रुपया बैंक ने दिया, टोटल 1 करोड़ हो गया, यानी कि 10 मिलियन हो गया। तो 10 मिलियन का आपके पास घर है। अब वापस जब आप बैंक को ये 70 लाख रुपया दोगे, उसके साथ आपको 20% एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, जो कि ये बोलेंगे हमारा प्रॉफिट रेट है, जिसको बोलते हैं ये रेंट है, ठीक है। ये देखो रेंट, ठीक है। यानी कि अगर मैं थोड़ा नीचे आऊँ तो यहाँ पे लिखा होगा कि टोटल एंड पे कितना देना है। तो 10 मिलियन के ऊपर आप 13.8 मिलियन बैंक को वापस कर रहे हो, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा अमाउंट है जो कि इस्लामिक बैंक आपसे चार्ज कर रहा है। अब हम देखते हैं कि कन्वेंशनल बैंक के पास जाके अगर हम उनसे बोलें कि हमें घर मॉर्गेज में दो, तो उधर हमें कितना एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ेगा, क्या उधर भी हमें 20% देना पड़ेगा या ज़्यादा पे करना पड़ेगा या कम पे करना पड़ेगा, ये कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, मैं कहता हूँ प्रॉपर्टी की प्राइस है 10 मिलियन, यानी कि 10 करोड़, ठीक है। प्रोडक्ट टाइप परचेज करना हाउस। अब इसमें ना आपको बताना पड़ता है कि आप अपनी पर्सनल इक्विटी कितनी दोगे, ठीक है। जिस तरह अमेज़न बैंक में आपके पर्सनल इक्विटी 30% थी, 30 मिलियन थी, सॉरी 3 मिलियन थी, तो यही आप यहाँ पर भी बताओगे। मैं कहता हूँ सिटी मैंने सेलेक्ट कर लिया, लेट्स से सियालकोट। कितने साल के लिए लेना है? 10 साल के लिए, सेम ऐसी जैसे अमेज़न बैंक में था। इसको कंप्यूट करते हैं। अब इसके मुताबिक इन्होंने जो हमें अमाउंट वो दी है पर मंथ, जो हमने करने रिटर्न इनको 10 साल के लिए, वो है 99,179, ठीक है। इसको कैलकुलेटर में देखते हैं कि जी कितनी बनती है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं साल के साथ, 1 साल में 12 महीने होते हैं और ये 10 साल का प्लान है। तो कन्वेंशनल बैंक के पास जाओ तो आपको एक्स्ट्रा जो करना है रिटर्न, वो 11.9 मिलियन रुपीज़ हैं जो आपको करने हैं, ठीक है। और जबकि इस्लामिक बैंक के पास जाएं, ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको करने पड़ रहे हैं 13.8 मिलियन, यानी कि आप देखें क्लियर एटलीस्ट 1.5 मिलियन का फ़र्क है, ठीक है। तो वही बात के क्रिटिक्स यही बोलते हैं कि इस्लामिक बैंक्स जितने भी हैं ये इस्लाम का लेबल यूज़ करके मुसलमानों को वही सेम प्रोडक्ट महंगे दामों बेच रहे होते हैं। ऑलराइट, आई थिंक इसके अलावा तो मेरे पास कोई नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है। हमने अपना मुकदमा रख दिया, अब व्यूअर्स खुद ही फैसला करेंगे कि उनको इसमें क्या इस्लामिक नज़र आ रहा है। तो ठीक है, इसके अलावा अगर आपके पास कोई एंडिंग रिमार्क्स है तो आप वो ऐड कर सकते हो। मेरा एंडिंग रिमार्क ये है कि जितने भी इस्लामिक स्कॉलर्स हैं उनमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इसलिए पाया जा रहा है इस स्पेसिफिक टॉपिक को लेकर, क्योंकि वो इस चीज़ को मोरालिटी के लेंस से देख रहे हैं कि इकोनॉमी चलनी कैसी चाहिए इस्लाम के अंदर। जबकि मैं ये बोलूँगा कि आपको इस टॉपिक को साइंटिफिक मेथड से देखना चाहिए कि साइंटिफिकली इकोनॉमी को कैसे चलना चाहिए। तो आई थिंक जब आप साइंटिफिक अप्रोच लेकर आएंगे तो तब इतने कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे और इतनी महंगी प्रोडक्ट नहीं आप बेचेंगे मुसलमानों को, आप सस्ते दामों बेचेंगे। आप कन्वेंशनल बैंक से भी सस्ती चीज़ बेच के आप एक अच्छा कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन क्रिएट कर सकते हैं कि जिस पे मुसलमान इंटरेस्ट फ्री बिजनेस कर सकते हैं। Okay, all right. Okay then, thank you for your time, and we'll call you again for another topic. Thank you for having me.